ये नेता अपने बेटों को अगर सैनिक बना लेंगे तो सरहद पे कोई फौजी कभी मारा ना चाहेगा। हमें आतंकियों की छातियों को फाड़ देना है। अभी तो 370 हटाया आज हमने है, अभी कल फिर पीओके पर तिरंगा काट देना है। जो आजादी है मांगे आज के आजाद भारत में, उन्हें जिन्ना की गोदी में कराची भेज दो साहब। मेरे प्यारे से भगवा रंग पे उंगली उठाना मत, ये भगवा रंग है जो दुश्मनों को चीर देता है। मगर सीता की खातिर जो समंदर पर बना डाला, वो पावन राम सेतु ही मोहब्बत की निशानी है। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय मां सरस्वती। स्वामी करपात्री जी महाराज जी की धरती से, प्रतापगढ़ से चल करके आज नैमिषारण्य की धरती को झुक करके प्रणाम करता हूँ। यहाँ की पावन धरा को प्रणाम करता हूँ, माताओं बहनों को प्रणाम करता हूँ, मेरे बुजुर्गों मेरे भाइयों को प्रणाम करता हूँ, मंच की अध्यक्षता कर रहे वरिष्ठ कवि आदरणीय दादा को प्रणाम करता हूँ, मेरे बड़े भाई संचालक नीरज पांडे जी और मेरे बड़े भाई संदीप सरज जी को प्रणाम करता हूँ, पूरे मंच को प्रणाम करता हूँ। आइए, कुछ लोग खड़े हैं, मुझे लगता है कि शायद जमीन पर बैठने के लिए शर्मिंदगी लगती होगी, लेकिन दोस्त, जमीन पर, इसी जमीन के लिए हमारे पुरखों ने कुर्बानियां दे दी, इसी जमीन के लिए भगत सिंह मंगल पांडे ने अपनी कुर्बानियां दे दी, तो इस जमीन पर बैठने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। मैं चाहता हूं आकर के अपना स्थान ले ले, मुझे थोड़ा सा मन मिलेगा। पहले कवि के रूप में खड़ा हुआ हूं, ये जिम्मेदारी आपकी भी ज्यादा बनती है कि कुछ अधिक तालियां मेरे हिस्से तक आ जाएं, क्योंकि ये बड़े कवि हैं, ये तालियां निकलवा लेंगे। लेकिन पहले कवि के रूप में खड़ा हुआ हूं तो मेरी जिम्मेदारी भी बनती है, आपकी जिम्मेदारी। और कोई ठेले वाला जब अपना फल की दुकान पर फल बेचता है तो सबसे ऊपर एक ऐसा फल रखता है, सबसे खूबसूरत फल रखता है, जिस फल की आड़ में ये सारे फल बेचने हैं। आज वो खूबसूरत फल मैं हूं, तो एक बार अपनी तालियां बजाकर आइए, बात यहां से शुरू करना चाहता हूं, एक टिप्पणी से बात शुरू करना चाहता हूं। मेरे नीरज भाई ने देश की बहुत अच्छी बात बताई है। पिछले 70 सालों का इतिहास उठाकर के अगर देखिए तो जब हमारे भारत का प्रधानमंत्री अमेरिका में जाता था तो अमेरिका का राष्ट्रपति आगे चलता था, भारत का प्रधानमंत्री पीछे चलता था। लेकिन आज समय बदला, इतिहास बदला, भारत का प्रधानमंत्री आगे चलता है, अमेरिका का राष्ट्रपति पीछे चलता है। तब यहां से बात शुरू करना चाहता हूं। स्वागत है। 4 पंक्तियों से शुरू करना चाहता हूं, मन दीजिएगा, थोड़ा सा प्यार दीजिएगा। इस जमीन की मोहब्बत में पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं, क्योंकि देश के 2% के लोगों को, किसी को तालिबान अच्छा लगता है तो किसी को पाकिस्तान अच्छा लगता है। लेकिन मेरे कनकारी के पवित्र भ्राताओं, मेरी बहनों, आपको क्या अच्छा लगता है, मुझे क्या अच्छा लगता है, पूरे देश को क्या अच्छा लगता है, आर्यावर्त को क्या अच्छा लगता है। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं और बड़ी जिम्मेदारी से पढ़ता हूं। एक भी हाथ खामोश न रखिएगा, ना मेरे लिए ना पंक्तियों के लिए। जिस जमीन पर बैठे हैं, इस मिट्टी का कर्ज ना मैं उतार सकता हूं ना आप उतार सकते हैं, लेकिन इनकी मोहब्बत में कुछ बातें कही जा सकती है। 4 पंक्तियां। बड़ी सी बिल्डिंगों में नफरती सामान लगता है, बड़ी सी बिल्डिंगों में नफरती सामान लगता है, मगर मिट्टी का अपना प्यार का मकान लगता है। ना अच्छा चीन अमेरिका ना पाकिस्तान लगता है, सभी देशों से सुंदर अपना हिंदुस्तान लगता है। सभी देशों से सुंदर अपना हिंदुस्तान लगता है, सभी देशों से सुंदर अपना हिंदुस्तान लगता है। बहुत शुक्रिया, आपका प्यार पाकर के आह्लादित हूं। मेरी प्रतापगढ़ की इतनी दूर की यात्रा अब सफल हो जाएगी। मुझे लगता है कि आपकी मोहब्बत, यहां से आपका दुलार लेकर के जाऊंगा। आइए 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। जब देश के 2% के दक्षिणपंथी लोग हमारे फौजियों पर गंदी राजनीति करते हैं तो ना मैं सह सकता हूं ना आप सह सकते हैं, क्योंकि हमारी माओ के चूल्हों में अगर रोटियां
राखियां बनती हैं तो सरहद पे जो खड़े फौजी हैं उनकी वजह से बनती हैं। अगर हमारी भाभियों के हाथों में चूड़ियां जिंदा है क्योंकि सरहद पे फौजी खड़े हैं। अगर बहनों के हाथों की राखियां हमारी कलाइयों में जिंदा है क्योंकि सरहद पे फौजी खड़े हैं। तब चार पंक्तियां। जब दक्षिणपंथी के 2 टके के लोग फौजियों पर गंदी राजनीति करते हैं तो ऐसे गंदे लोगों को जवाब देने की कोशिश करता हूं और आपका प्यार मांगता हूं कि सरहद पे खड़े हर एक फौजी के लिए अपना हाथ खोलिएगा कि ये पानी मुस्कुराहट का कभी खारा ना आएगा। ये पानी मुस्कुराहट का कभी खारा ना आएगा। विजय पथ पर चलेंगे हम, कभी हारा न जाएगा। ये नेता अपने पेटों को अगर सैनिक बना लेंगे तो सरहद पे कोई फौजी कभी मारा न जाएगा। जिंदाबाद। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे लोग। मात्र शक्तियों की ओर से भी जोरदार तालियां। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छे लोग। ये नेता अपने बेटों को अगर सैनिक बना लेंगे तो सरहद पे कोई फौजी कभी मारा ना जाएगा। तिरंगे में लिपट करके नीरज भैया लाशें आती हैं, चाहे वो पठानकोट का हमला हो या पुलवामा का हमला हो। इतने चीथड़ों में लाशें आती हैं दादा, पहचानना मुश्किल हो जाता है कि कौन सा भाई किस घर का है। तब वहां से मैंने 4 पंक्तियां एक सच निकालने की कोशिश की है और आपसे निवेदन करता हूं अगर ये सच सही हो तो शहीदों की माओ तक अपनी तालियों का प्यार भेजिएगा कि मोहब्बत में जहर की बूंद का किरदार न होता। मोहब्बत में जहर की बूंद का किरदार न होता। अगर कोई विभीषण सा यहाँ मक्कार न होता, वो पुलवामा में मेरे फौजियों की जान न जाती। अगर भारत के अपनों में कोई गद्दार न होता, वो पुलवामा में मेरे फौजियों की जान न जाती। अगर भारत के अपनों में कोई गद्दार न होता। अगर भारत के, एक बार देश के फौजियों के लिए मन से तालियां बजा दीजिए तो मजा आ जाएगा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। पिछले दिनों अनुच्छेद 370 हटा नीरज भैया, आपने खुशियां मनाई, मैंने खुशियां मनाई, पूरे देश ने खुशियां मनाई। लेकिन एक चीज और होना संदीप भैया बाकी है। वो चीज क्या होना बाकी है? अगर आपको सच लग जाए कि आपके प्रतापगढ़ के भाई ने ये सही बात कह दी तो मैं चाहता हूं कि कनकारी सीतापुर की तालियों का प्यार तिरंगे ध्वज के लिए खुलना चाहिए। अगर ये तिरंगा ध्वज मैं सही जगह ले जाने की कोशिश करूं तो आपका प्यार मांगता हूं। 4 पंक्तियां बिना किसी भूमिका के पढ़ता हूं क्योंकि मैं जानता हूं समय की अपनी सीमा है। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। अनुच्छेद 370 हटा, लेकिन और एक चीज क्या होना बाकी है वो मैं बताने की कोशिश करता हूं कि जमी सदियों की गंदी धूल को अब छाप देना है। 4थी पंक्ति पर प्यार अपना तैयार रखिएगा तिरंगे ध्वज के लिए अगर वो सही जगह चला जाए कि जमी सदियों की गंदी धूल को अब झाड़ देना है। हमें आतंकियों की छातियों को फाड़ देना है। जमी सदियों की गंदी धूल को अब झाड़ देना है। हमें आतंकियों की छातियों को फाड़ देना है। अभी तो 370 हटाया आज हमने है, अभी कल फिर पीओके पर तिरंगा काट देना है। अभी कल फिर पीओके पर तिरंगा काट देना है। एक बार तिरंगे ध्वज के लिए मन से तालियां बजा दीजिए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अभी कल फिर पीओके पर तिरंगा गाड़ देना है। अभी कल फिर पीओके पर तिरंगा गाड़ देना है। नीरज भैया जब जेएनयू से आजादी के नारे लगते हैं तो मुझे बड़ी शर्म आती है। मैं सोचने पर मजबूर हो जाता हूं दादा कि क्या 15 अगस्त 1947 को आजादी नहीं मिली थी? अगर मिली थी तो आज ये जेएनयू से 2 टके के गद्दार आजादी के नारे क्यों लगाते हैं? क्यों वो एनआरसी और सीआईए के नाम पर अपनी बेवाओं को, अपनी बीवियों को वहां बिठा करके घर में चूड़ियां पहन करके बैठ जाते हैं? क्या 15 अगस्त 1947 को आजादी नहीं मिली थी? क्या मंगल पांडे, भगत सिंह, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, इन सबकी कोई कुर्बानियां नहीं थी जो ये 2 टके के लोग आजादी का नारा लगाते हैं? तब मैं बताता हूं कि इनकी सही जगह कहां होनी चाहिए ऐसे गद्दारों की कि वतन के द्रोहियों को मेरी पार्टी भेज दो साहब।
वतन के द्रोहियों को मेरी पार्टी भेज दो साहब, पहनने को उन्हें चूड़ी की साजी भेज दो साहब। जो आजादी है मांगे आज के आजाद भारत में, उन्हें जिन्ना की गोदी में कराची भेज दो साहब। जो आजादी है मांगे आज के आजाद भारत में, उन्हें जिन्ना की गोदी में कराची भेज दो साहब। भगवा रंग पर आज आपने भगवा रंग पहना है, अध्यक्षता कर रहे दादा ने भगवा रंग पहना है। भगवा को आतंकवाद बताया जाता है, लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम कि इस भगवा के लिए कितने लोग कुर्बान हो गए। हम लोग मंदिर की पूजा करते हैं तो वहां सुबह शाम भगवा रंग देखते हैं। चारों तरफ अगर आप भागवत कथा बिठाते हैं, आज इस पावन मंच पे भी भगवा रंग आपके सामने है, तब भी भगवा रंग को आतंकवाद बताया जाता है। लेकिन मैं नीरज भैया बताता हूं कि ये भगवा रंग क्या है। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं और अपने प्रभु श्री राम के चरणों में अपना प्यार दीजिएगा कि ये भगवा रंग क्या होता है। कि यही राणा, ये भगवा रंग क्या है? यही राणा विवेकानंद की तस्वीर देता है। यही राणा विवेकानंद की तस्वीर देता है। युद्ध के क्षेत्र में लहरा के ये तकदीर देता है। मेरे प्यारे से भगवा रंग पे उंगली उठाना मत, ये भगवा रंग है जो दुश्मनों को चीर देता है। ये भगवा रंग है जो दुश्मनों को चीर देता है। ये भगवा रंग है जो दुश्मनों को चीर देता है। 4 पंक्तियां मेरे सामने मातृत्व शक्ति बैठी हैं। मैं एक चीज का आदी हूं नीरज भैया कि मैं तमाम विषयों पर रोज लगने का अपना प्रयास करता हूं कि एक ही विषय से रोज नहीं लिखा जा सकता। कई विषय हैं समाज में हमारे पास। 4 पंक्तियां आपके लिए पढ़ता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि दुनिया की हर एक बेटी बहन के लिए अपना हाथ खोलिएगा। क्यों मैं बेटियों पर लिखता हूं? क्योंकि जब कोई माउंट एवरेस्ट पर पैर विकलांगता होते हुए भी जब हमारी अरुणिमा सिन्हा माउंट एवरेस्ट को फतह करती है, तब मैं इन बेटियों बहनों पर लिखने का प्रयास करता हूं। जब सुषमा स्वराज जैसी नेत्री राजनीतिक शिखर को पहुंचती हैं, तब मैं बेटियों पर लिखने का प्रयास करता हूं। जब गायन के क्षेत्र में लता मंगेशकर उच्चतम शिखर तक पहुंचती हैं, तब मैं इन बेटियों बहनों पर लिखने की कोशिश करता हूं। और 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि यही दुखों को हरती है, यही तो मर्म लेती है। यही, और 4थी पंक्ति आप सब दुनिया की हर बेटी के लिए हाथ खोलिएगा और आपसे निवेदन करता हूं कि अपना प्यार दीजिएगा। यही दुखों को हरती है, यही तो मर्म लेती है। यही लज्जा, यही इज्जत, यही तो शर्म लेती है। बड़े ही शौक से बाबुल मेरे अक्सर कहा करते, किसी का भाग्य अच्छा हो तो बेटी जन्म लेती है। वाह वाह, किसी का भाग्य अच्छा हो तो बेटी जन्म लेती है। किसी का भाग्य अच्छा हो तो बेटी जन्म लेती है। पिछले साल ओलंपिक खेल हुए, उसके पहले ओलंपिक खेल हुए। हमारे देश में ओलंपिक मेडल आते हैं, पुरुषों की संख्या ज्यादा होती है और बेटियों बहनों की संख्या कम होती है। मैंने एक चीज महसूस की दादा कि ये मेडल और आ सकते थे। ये मेडल क्यों नहीं आए? 4 पंक्तियों में बताता हूं और एक कड़वा सच 3री पंक्ति में आएगा। 4थी पंक्ति में सुनकर के अपनी दुआएं दीजिएगा कि ये मेडल क्यों नहीं आए। ये आ सकते थे कि दुती हीमासी ढेरों और साइन लग गई होती। दुती हीमासी ढेरों और साइन लग गई होती। विदेशों में स्वदेशी की बिवाइन लग गई होती। अगर हम कोख में इन बेटियों का कत्ल ना करते तो भारत में भी मेडलों की लाइन लग गई होती। लवलेश क्या कह रहे भाई, क्या कह रहे? अगर हम कोख में इन बेटियों का कत्ल ना करते तो भारत में भी मेडलों की ही लाइन। दुनिया की हर बेटी के लिए एक बार तालियां दिल खोल करके बजा दीजिए, मजा आ जाए। बहुत शुक्रिया। अब मैं वो पंक्तियां संदीप भैया पढ़ना चाहता हूं जिसके लिए मैंने इतनी देर भूमिका बनाई है। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। जब नीरज भैया कुछ ऐसे कुपुत्र अपनी माओ को अनाथ आश्रम भेज देते हैं। मैंने एक दृश्य देखा है, अब जिन्होंने मन न दिया हो, मैं निवेदन करता हूं इन पंक्तियों पर आप सबका मन मांगता हूं। जब कुपुत्र अपनी माओ को अनाथ आश्रम में भेज देते हैं, कहीं मनोज मुंतशिर जी कहते हैं
बहुत बड़े गीतकार, उन्होंने कहा कि माँ भी चाहती है कि उसका बेटा उसके लिए श्रृंगार के साधन लेकर के आए, माँ भी चाहती है कि उसका बेटा उसके लिए उपहार लेकर के आए। कहीं केजीएफ में कहा गया कि दुनिया का सबसे बड़ा योद्धा माँ होती है, माँ से बड़ा योद्धा कोई नहीं होता। तब एक दृश्य मैंने देखा, उस दृश्य को 4 पंक्तियों में पिरोया, और जिन्होंने अभी तक अपना प्यार ना दिया हो, मैं उनसे इन पंक्तियों पर प्यार मांगता हूं कि दवाई या कभी भी सेब की फाड़ी न दे पाए, कि दवाई एक दृश्य और ये 4 पंक्तियां, दवाई या कभी भी सेब की फाड़ी न दे पाए, कभी इलाज की खातिर कोई गाड़ी न दे पाए, दवाई या कभी भी सेब की फाड़ी न दे पाए, कभी इलाज की खातिर कोई गाड़ी न दे पाए, वो अपनी प्रेमिका को गिफ्ट मोबाइल तो दे आए, मगर घर में पड़ी माँ को कभी साड़ी न दे पाए। वीर रस के कवियों अधिकांश विषय पाकिस्तान को निपटाना होता है, लेकिन हमारा ये रचनाकार जो नया रचनाकार है, रंगरूट रचनाकार, जहां आदरणीय अनिल अमल दादा और प्रमोद द्विवेदी जैसे वीर रस के बड़े नाम हैं, वहां एक ऐसा कलमकार जिसकी रचना की यात्रा, रचना धर्मिता बहुत लंबी नहीं है, उसने बहुत सलीके से तमाम विषयों को स्पर्श किया 4-4 पंक्तियों के माध्यम से। एक बार पूरे सदन का जोरदार तालियों का आशीर्वाद उसे मिल जाए। मैं लवलेश से अनुरोध करता हूं 2-3 मुक्तक और इसी श्रृंखला में, उसके बाद हम आगे कवियों से जुड़े। बहुत अच्छा पढ़ रहे हो। बहुत शुक्रिया, मगर घर में पड़ी माँ को कभी साड़ी न दे पाए। तो मैं चाहता हूं कि एक 4 पंक्तियां और पढ़ना चाहता हूं, एक नसीहत की पंक्तियां देना चाहता हूं कि पसीने की कमाई की नकाबें हर समय रखना, पसीने की कमाई की नकाबें हर समय रखना, सुहानी मंजिलों की मिष्ठ राबें हर समय रखना, तुम्हारे पैर में जूते भले ना हो कभी, लेकिन अपने बच्चों के हाथों में किताबें हर समय रखना। तुम्हारे पैर में जूते भले ना हो कभी, लेकिन अपने बच्चों के हाथों में किताबें हर समय रखना। 1-2 मुक्तक और पढ़ करके जगह लूंगा कि कोई पहचान ना होती, कोई सम्मान ना होता। लोग बताते हैं बड़े बड़े नेताओं से ये देश है, मैं बताता हूं ये देश किससे है। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि कोई पहचान ना होती, कोई सम्मान ना होता, कोई पहचान ना होती, कोई सम्मान ना होता, हमारी शानो शौकत का कोई सामान ना होता, अगर होती नहीं कुर्बानियां अपने शहीदों की, कसम से आज हिंदुस्तान ना होता। अगर होती नहीं कुर्बानियां अपने शहीदों की, कसम से आज हिंदुस्तान न होता। और 4 पंक्तियां पढ़ करके अपनी जगह लूंगा। पढ़ने को 1 घंटे पढ़ा जा सकता है, लेकिन सारे कार्यों को आपको सुनना है। पिछले दिनों अशोक को, अकबर को महान कहा गया, लेकिन ये शायद गलत इंसाफी हुई, इतिहास गलत पढ़ा दिया जाता है। ताजमहल को मोहब्बत की निशानी बता दिया जाता है। 4 पंक्तियां पढ़ के बताता हूं कि मोहब्बत की निशानी सही क्या है। कि बड़े ताजमहल को जब मोहब्बत की निशानी बताया गया, तो मैंने कहीं पढ़ा कि जिन मजदूरों ने उस महल को खड़ा किया, उन मजदूरों के हाथ काट दिए गए। तो ये मोहब्बत की निशानी कैसे हो सकती है कि बड़े मजबूर थे मजदूर। नीरज भैया आपके लिए नई पंक्तियां हैं कि बड़े मजबूर थे मजदूर जो उनकी जुबानी है, बड़े मजबूर थे मजदूर जो उनकी जुबानी है। लहू से है रंगा ये ताजमहल, बेईमानी है, मगर सीता की खातिर जो समंदर पर बना डाला, वो पावन राम सेतु ही मोहब्बत की निशानी है। मगर सीता की खातिर जो बना डाला, वो पावन राम सेतु ही मोहब्बत की निशानी है। कि अयोध्या संस्कृति के हंसी पैगाम आए हैं। अयोध्या प्रभु श्री राम के चरणों में अपना प्यार भेजिएगा कि अयोध्या संस्कृति के हंसी पैगाम आए हैं। यहाँ मंदिर के पूजन से ही चारों धाम आए हैं। खिलाफत करने के पहले विरोधी सोच लेना तुम, कई कुर्बानियां दी तब प्रभु श्री राम आए हैं।
कई कुर्बानियां दी तब प्रभु श्री राम आए हैं। और अंतिम बात कहकर के अपनी बात समाप्त करता हूं कि हृदय के लफ्ज पर अपनी घृणा के पैर ना रखो, पराए भी रहें अपने, किसी को बैर ना रखो। कोरोना ने दिखाया है ये जीवन 4 दिन का है, इसी कारण जियो जब तक किसी से बैर ना रखो। इसी कारण बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सोद्देश्य परक, संदेश परक और प्रेरक काव्य पाठ हमारे इस युवा रचनाकार ने किया। कैसा लगा आपको ये कवि? अगर अच्छा लगा हो तो एक बार तालियां। बड़े लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है, ये तालियां नहीं, ये आपको पद्मश्री दे रहे हैं। ऐसे लोग यहाँ उपस्थित हैं, मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। और लवलेश ने इस कवि सम्मेलन को एक सार्थक शुभारंभ दिया।